हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2023 के प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह एवं स्मरणीय तथ्य, इन दो टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतियोगिता दर्पण एक काफ़ी अच्छी मासिक पत्रिका है जिसमें काफ़ी सारे कंटेंट जो है दिए हुए होते हैं, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का डिटेल एनालिसिस हो, इसके अलावा जो है आपका लेख निबंध, ये सारे कंटेंट जो है मतलब एक संपूर्ण मासिक पत्रिका है। तो उसी में से हम लोग जो है आज एक सार संग्रह एवं उसका जो स्मरणीय तथ्य है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ तक बात है इसके करंट अफेयर्स की, तो उसी जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जो है चैनल पे देख सकते हैं, और इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हम लोग ने 70+ MCQ को डिस्कस किया था, वो भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इसके स्मरणीय तथ्य को डिस्कस करने वाले हैं, और इसका जो सार संग्रह है उसे स्मरणीय तथ्य में होता क्या है कि जो भी करंट के टॉपिक है उसमें से वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो बना के दिए होते हैं, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, और कुछ स्पोर्ट्स के भी जो है न्यूज वगैरह कवर किए जाते हैं। तो उन सारे वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका एक सेक्शन होता है सार संग्रह। सार संग्रह में क्या होता है कि जो अलग अलग जीके के टॉपिक है, चाहे वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो, कल्चर हो, इसके अलावा पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो सारे टॉपिक जो है इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इसमें दो टॉपिक जो है हम लोग कवर नहीं करने वाले। एक जो है एक है आपका शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान ये जो टॉपिक है पेडागोजी का, ये हम लोग जो है कवर नहीं करेंगे इस सेशन में। ठीक, इसके अलावा जो है एक टॉपिक आपका है संचार का, संचार। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को जो हम लोग इस सेशन में कवर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों टॉपिक जो है वो अधिकांश जो जीके के एग्ज़ाम, मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछा नहीं जाता। ये स्पेशल जैसे टीचर का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछा जाता है, तो ये जीके के पोर्शन में एक नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग जो है इसे कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी पोर्शन है, चाहे इसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो सारे को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्मरणीय तथ्य की। तो स्मरणीय तथ्य में सबसे पहला जो टॉपिक है वो नेशनल का है, और नेशनल में पहला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा को 5 जून 2023 को प्रारंभ किया है। तो इसका सही आंसर है केरल। एक्चुअली में क्या है कि केरल गवर्नमेंट को जो है हाल ही में दूरसंचार विभाग के द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसके बाद केरल जो है वो भारत का पहला ऐसा और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है, तो आप इसे याद रखें। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से 5 जून 2023 को अलंकृत किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम का ये जो पुरस्कार है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन, ये किसे दिया गया है? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। और बात करें सूरीनाम के राष्ट्रपति की, तो वो कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखियन जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ही जो है यह सम्मान हमारे राष्ट्रपति को दिया है, और यह सम्मान पाने वाली जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। आगे बोला गया कि जून 2023 में अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया जिसने भारत के राज्यों के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिपरजॉय। बिपरजॉय जो साइक्लोन है वो आपका भारत का जो पश्चिमी एरिया है उस क्षेत्र में आया था, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे तटीय इलाकों को इसने प्रभावित किया था। वहीं अगर बात करें इस चक्रवात का नाम किसने दिया है, हर एक साइक्लोन का जो है एक नाम दिया जाता है, तो इस साइक्लोन का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, और इसका जो अर्थ है वो होता है आपदा। ये बंगाली लैंग्वेज में जो है, बांग्ला लैंग्वेज में इसका अर्थ आपदा होता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिपरजॉय जो साइक्लोन था ये किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में आया था? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में आया था। इसका नाम किसने दिया था? तो वो दिया था बांग्लादेश ने। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो है वो आपदा होता है।
आगे बोला गया मछुआरा समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए कौन सी परिक्रमा यात्रा का 7वां चरण केरल के मडक्कार से 8 जून 2023 से प्रारंभ किया हुआ था। तो ये देखिए, ये जो एक परिक्रमा यात्रा है वो किया गया, उसका जो नाम है वो है सागर परिक्रमा। और ये जो परिक्रमा है वो आपका नेवी नहीं, एक्चुअली मछुआरा जो सागर परिक्रमा है उसमें होता ये है कि जो मछुआरा लोग हैं उनसे संबंधित जो अलग अलग योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में जो है इन लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये है। तो आपको पूछा जा सकता है सागर परिक्रमा क्या है। एक नेवी का एक्सरसाइज है, एक मछुआरों के लिए जो योजनाएं हैं उनकी, उसका एक जागरूकता प्रोग्राम है, या फिर इस तरीके से आपको जो है बोला जा सकता है कि किसी भी देश के साथ ये एक युद्धाभ्यास है। तो आपको याद रखना है सागर परिक्रमा जो है वो एक जागरूकता अभियान है जो मछुआरा समुदाय के लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का किन राष्ट्रों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में 7-8 जून 2023 को हुआ। तो देखिए, फ्रांस, यूएई और इंडिया, इन तीनों देशों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था ओमान की खाड़ी में एक अभ्यास में। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ऐसे इसका कोई जो है यहाँ पे प्रॉपर नाम नहीं बताया गया है। और इसमें जो है भारत की तरफ से आईएनएस टर्कस ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा फ्रांसीसी जहाज़ और यूएई का जो है वो नौसेना और समुद्री गश्ती विमान जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बोला जा रहा है नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा 7 जून 2023 को उड़ीसा के तट के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम का जो है वो डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया था। 7 जून को कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा के तट से किया गया था। और वहाँ पे जो द्वीप है, पहले इसका नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था। अब व्हीलर द्वीप का जो नाम है वो 2015 में चेंज करके कर दिया गया आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो वहीं से जो है ये अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। वहीं अगर बात करें तो यह मिसाइल जो है इसका 3 सफल परीक्षण किया गया है। एक यूजर द्वारा आयोजित ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। मेनली आपको ये याद रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा जो है अग्नि प्राइम लॉन्च किया गया था उड़ीसा के तट पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला है कि 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी कहाँ टकरा गई जिससे जो है लगभग 300 लोगों की जान गई थी। तो ये जो है बालासोर उड़ीसा के पास ये घटना हुआ था जिसमें 300 से ज़्यादा लोग जो है वो टकरा गए थे। और ये जो है ट्रिपल ट्रेन कोलिजन था। ठीक है, इसमें 3 ट्रेनें, एक कोरोमंडल, दूसरा बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट और तीसरा एक मालगाड़ी जो है आपस में टकरा गई थी। आगे बोला जा रहा है कि जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। और इसमें विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा जो समर्थित विधायक थे वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने जून 2023 में क्या कर दिया है। तो इसका नाम चेंज करके जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। किसका, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का। और ये इसमें जो है लगभग जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सभी का संग्रहालय का निर्माण इसमें किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि नेहरू मेमोरियल का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। आगे है भारतीय नौसेना ने कौन सा मोटरसाइकिल अभियान 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की प्रतिष्ठित निर्माता मैसर्स टीवीएस मोटर्स के साथ साझेदारी में जून 2023 में आयोजित किया गया। सिंपल ये बोल रहा है कि इंडियन नेवी के द्वारा और जो टीवीएस मोटर है उसके द्वारा कौन सा जो है एक अभियान लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम है जूले लद्दाख। जूले का लद्दाख का दूसरा नाम है हेलो लद्दाख। और इसका जो है मेन उद्देश्य ये था कि नौसेना सेवा के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना, और इसीलिए इंडियन नेवी ने जो है वो टीवीएस के साथ मिलके लद्दाख की युवाओं और नागरिकों को जो है इससे जोड़ने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया था जूले लद्दाख।
जिसका नाम है हेलो लद्दाख भी जो है इसका जुले का अर्थ ही होता है हेलो, इसलिए इसे हेलो लद्दाख भी कहा गया। आगे है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के किस ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्र मिशन को जुलाई 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये चंद्रयान 3 है और इसे जो है लॉन्च किया जा चुका है। इसे 14 जुलाई को जो है वो लॉन्च कर दिया गया। कब किया गया? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है 2023 को। और इसे लॉन्च किससे किया गया? तो LVM M4 इस प्रक्षेपण यान से जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को, और LVM M4 से लॉन्च किया गया है। और इसे जो है अगस्त 2023 के लास्ट में इसे जो है चंद्रमा पे पहुंचने की संभावना है। इसमें आपको मालूम होगा कि एक लैंडर और एक जो है रोवर भी है। और लैंडर का जो नाम है वो आपका विक्रम है, और पहले का जो नाम था वही इसमें रखा गया, लैंडर का नाम विक्रम, और जो रोवर है उसका नाम जो है वो आपका प्रज्ञान है। प्रज्ञान इसका रोवर का नाम है, और लैंडर जो है आपका वो विक्रम है। ये आप याद रख सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 17 जून 2023 को प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दिया गया। वहीं अगर जिला की बात करें तो उड़ीसा का जो गंजम जिला है वो जो है जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला का प्राइज मिला है। वहीं तेलंगाना के भद्रारी का जो जिला है उसके एक ग्राम पंचायत है जगन्नाथपुरम, वो जो है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड उसे दिया गया है। वहीं अगर शहरी स्थानीय निकाय का बात करें तो चंडीगढ़ नगर निगम को जो है वो सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, एक फैक्ट और यहाँ पे दिया गया था कि जो चंद्रयान 2 था वो जो है जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, और जो चंद्रयान पहला था, जो पहला चंद्र मिशन था, वो जो है अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। तो आप तीनों को याद रख सकते हैं, चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019 और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। आगे है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड प्रश्न है, वो देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि पोलैंड की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराकर 11 जून को जीता? तो इसका आंसर है ईगा स्विटेक। इसने जो है वो फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है, और हराया किसे? तो चेक रिपब्लिक की जो खिलाड़ी है कैरोलिना मुचावी, उसे हराया है। तो आप याद रखिएगा। और ये जो है ईगा का जो है वो चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब था और दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब था। आगे कि भारत के सीमा सुरक्षा बल BSF और किस राष्ट्र के बॉर्डर गार्ड के बीच 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वय सम्मेलन 11 जून से 14 जून के बीच नई दिल्ली में संपन्न किया गया? तो ये जो है बांग्लादेश के साथ हुआ था, और वहाँ का जो आर्मी है उसका नाम है BGB, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। तो BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच जो है नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था महानिदेशक स्तर का। आगे है कि 16वां विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 17 जून से 25 जून 2023 तक कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। बर्लिन, जर्मनी में जो है विशेष ओलंपिक का जो ग्रीष्मकालीन खेल है वो आयोजित किया गया था। और इसमें कितने खेल शामिल थे? तो 24 खेल को जो इसमें शामिल किया गया था, और 170 देश के खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो याद रखिएगा 16वां विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ? तो बर्लिन, जर्मनी में। आगे फ्रेंच ओपन 2023 के फाइनल में सर्बिया के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 11 जून को हराकर खिताब जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और किसे हराकर जीता है? नॉर्वे के कैस्पर रूड को। ठीक है, आप ये भी जान गए होंगे कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और ये नोवाक जोकोविच का जो है 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो भी जो है पुरुष कैटेगरी में बन गए हैं नोवाक जोकोविच। पुरुष कैटेगरी के मेंस सिंगल का खिताब जीतने के साथ ही ये वो खिलाड़ी बन गए सबसे अधिक बार पुरुष कैटेगरी में मेंस सिंगल जीतने वाले। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है।
अगला है कि किस राष्ट्र की क्रिकेट टीम ने 11 जून 2023 को पहली बार क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और हराया किसे था, तो ये इंडिया को हराया था। और ये मैच कहाँ पे हो रहा था, तो ये मैच जो है इंग्लैंड में हो रहा था। ठीक है, इंग्लैंड के ओवल में ये मैच का आयोजन किया गया था। जो फाइनल मैच था वो इंग्लैंड के ओवल में किया गया था आयोजित। उसके बाद बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराते हुए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। और भारत ने आखिरी बार जो आईसीसी खिताब है वो 2013 में जीता था, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंग्लैंड को हराकर हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद से 13 से लेकर 2023 तक जो है भारत ने एक भी आईसीसी खिताब नहीं जीता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला ऐसा देश बन गया है जो आईसीसी के जितने भी फॉर्मेट होते हैं उन सभी का खिताब जो है वो जीत चुका है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, या फिर टेस्ट चैंपियनशिप हो। वो सारा खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे करवाया है, आप जाके जो है देख सकते हैं। जो करेंट अफेयर्स का जो अगस्त 2023 का PD है उसका जो करेंट अफेयर्स है उसमें करवाया गया है। आगे, भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने फाइनल में 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 11 जून को 2-1 से हराकर पहली बार कौन सा कप जीता है। तो भारत की जो जूनियर महिला हॉकी टीम है उसने जो है पहली बार हॉकी एशिया कप जीता है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप। और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये पहली बार ही जो है वो भारतीय महिला टीम जो है वो जीती है इसमें। और वो भी किसे हराकर, तो जापान जो दक्षिण कोरिया है उसे हराकर ये जीता है। और ये आयोजन इसका कहाँ किया गया था, तो जापान के काका मिगाहारा में ये आयोजित किया गया था। आगे है G20 के आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश में किस नगर में 11 जून से 2023 से लेकर 13 जून 2023 तक संपन्न हुआ था। सिंपल पूछा जा रहा है G20 का जो आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्री का बैठक था वो कहाँ किया गया, तो वो जो है वाराणसी में किया गया था। और इसमें जो प्रधानमंत्री ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें संबोधित किया था। आगे है G20 राष्ट्रों की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ संपन्न हुई, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है नामसाई वहाँ पे आयोजित किया गया था। और ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का, क्योंकि उसने जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ये सम्मेलन आयोजित किया जिस पर चीन अपना अधिकार जमाता है। और इसमें जो है प्रतिभागियों ने जो भी थे वो पार्टिसिपेट किए थे और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने का बात इसमें किया गया था। आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जून 2023 में किसके सम्मान में एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एक्चुअली भारत ने एक प्रस्ताव लाया था कि शहीद हुए जो भी शांति सैनिक है, पीस कीपिंग जो आर्मी है, उसके लिए एक स्मारक दीवार बनाया जाए यूएनओ में। और उस प्रस्ताव को जो है यूएनओ ने स्वीकार कर लिया था, तो उसी से रिलेटेड ये बोला गया। और ये जो प्रस्ताव इंडिया ने लाया था उसमें जो है रिकॉर्ड 190 देशों ने जो है इसका साथ दिया था इंडिया का। आगे, चेन्नई में 17 जून 2023 को शीर्ष रैंकिंग वाली किस टीम ने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर SDAT WSF स्वॉक्स विश्व कप खिताब जीता है। तो ये जो है भारत सेमीफाइनल में इसमें हार गया था और इसमें जो विजेता है वो मिस्र है। और उपविजेता कौन है, तो उपविजेता जो है वो मलेशिया था। तो आपको याद रखना है कि जो स्क्वाश विश्व कप हुआ था उसका आयोजन कहाँ गया, उसका आयोजन जो है वो चेन्नई में किया गया था। और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट जो है वो इंडिया में किया गया है और चेन्नई में आयोजित किया गया। इसका विजेता जो है मिस्र था, उपविजेता मलेशिया था और भारत जो है इसमें 3rd नंबर पे रहा। ठीक है, आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ होने वाले समारोह में शामिल हुए। तो इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेड ऑफिस है वहाँ जो है नरेंद्र मोदी ने इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे वहाँ सम्मिलित हुए थे। आपको मालूम होगा कि उस टाइम नरेंद्र मोदी जो है वो USA के दौरे पे थे। इस बार का जो योग दिवस का थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम।
वसुधैव कुटुंबकम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और एक फैक्ट और दिया हुआ है कि पहली बार जो योग है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो 2015 में आयोजित किया गया था। 2014 में घोषणा की गई थी और 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है 2023 क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान की गई है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों को संयुक्त रूप से ये प्रदान किया गया एशिया कप 2023 की मेज़बानी। पहले जो है सिर्फ पाकिस्तान में होना था, लेकिन फिर कुछ इशू के कारण जो है ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देशों को दिया गया है। और इसका आयोजन कब से होगा? तो 31 अगस्त से लेके जो है 17 सितंबर 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। तो ये स्मरणीय तथ्य। अब हम लोग जो है सार संग्रह को देखेंगे। सार संग्रह में जो पहला टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला प्रश्न है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो इसका आंसर है विष्णुधर बाकंकर। जैसा कि आपको मालूम हो कि जो भीमबेटका गुफा है वो आपका एमपी का जो रायसेन जिला है उस रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पे शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्र मतलब कि इस गुफा के पत्थरों पे जो है वो चित्र बनाए गए हैं। और ये इन चित्रों का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है कि ये जो चित्र हैं वो आपके पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। मतलब उस टाइप जो आदि मानव थे उनसे ये रिलेट कर रहा है। वो अपना जो दिनचर्या के जो काम है उनका यहाँ पे चित्र बनाए थे। और ये काफ़ी अच्छा एक सोर्स माना जाता है हिस्ट्री को पढ़ने का। ठीक है, तो याद रखिएगा भीमबेटका गुफा जो है इसका खोज कौन किया था, इसके महत्व को बताया किसने था? तो विष्णुधर बाकंकर ने बताया था। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है मार्ग निर्माण। जो मार्ग निर्माण का काम था, रोड कंस्ट्रक्शन का काम था, उसके अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। और आपको मालूम होगा कि मौर्य काल जो है अपने आप में काफ़ी पहला एक सुव्यवस्थित काल था। और इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश को जो है पुराण में बोला गया श्री पर्वतीय। वहीं अगर बात करें इक्ष्वाकु वंश की तो ये जो है आपका जो अयोध्या का रीजन है उस क्षेत्र में इन्हें देखा जाता था ठीक है, तो अयोध्या वाला जो अयोध्या के रहने वाले थे। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार है उनके अनुसार जो है इक्ष्वाकु वंश वो दक्षिण भारत में भी था, इसलिए कहीं कहीं पे आंध्र इक्ष्वाकु वंश भी बोला जाता है। तो वो अलग मत है। वहीं अगर एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं वो जो है सारे इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड थे। जैसे आप अगर महावीर की भी बात करो तो महावीर जो है वो किस वंश के थे? तो महावीर जो है वो इक्ष्वाकु वंश से थे। आगे 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उसमें गोलकुंडा का शासक कौन था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला कि औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कब किया? तो 1687 ईस्वी में। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस टाइम जो है अबुल हसन कुतुब शाह उस टाइम गोलकुंडा का शासक हुआ करता था। आगे किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो विदर्भ का खजुराहो मंदिर के रूप में जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को, और ये भगवान शंकर का मंदिर है। हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारबिल के बारे में जानकारी देता है। यह अभिलेख जो है वो आपका उड़ीसा में मिलता है। कहाँ? ओडिशा में। उड़ीसा का एक जगह है भुवनेश्वर से थोड़ी दूर में उदयगिरी जो पर्वत है, उदयगिरी पर्वत पे ये आपको मिल जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। और ये किससे संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल के बारे में ये जानकारी देता है। आगे पूछा गया पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख है, उससे जो है जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। अगला, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था माहम अंगा ने।
महंग अंगा कौन था? तो ये जो आपको मालूम हो कि जो अकबर था, अकबर का प्रारंभिक काल में संरक्षण देने का काम जो है वो महम अंगा के द्वारा, अनंगा के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली में पुराना किला जो है उसके सामने जो खैरुल मंजिल मस्जिद है उसका निर्माण कौन करवाया था? वहीं अगर पूछा जाए दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली का जो लाल किला था उसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाता है, जबकि जो आगरा का लाल किला है वो जो है आपका अकबर ने करवाया था। आगरा वाले का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया, जबकि जो दिल्ली में है उस लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो है वो हुसैन शाह था। यह जो जौनपुर शहर है, जौनपुर शहर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके याद में? तो अपना जो भाई था उसका मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जौना खां। तो जौना खां के याद में ही जो है मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर राज्य की स्थापना करवाई थी, और उसका अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। आगे है पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? किसे जो है पृथ्वी का प्रथम वीर कहा जाता था? तो अमोघ वर्ष को जो है पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि दी गई थी। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न है, उसे देखते हैं। पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो ये बनाया था C राजगोपालाचारी ने। किसने? CR फार्मूला। और ये भी पूछा जा सकता है कि CR फार्मूला का उद्देश्य क्या था? तो ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जो है गतिरोध खत्म करने के लिए लाया गया था। अगर बात करें गतिरोध की वजह की, तो इसमें गतिरोध का कारण ये था कि मुस्लिम लीग जहां चाहती थी कि दो राष्ट्र जो है वो बने, एक हिंदुओं के लिए और एक मुस्लिमों के लिए, वहीं जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो द्विराष्ट्र विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाना चाह रही थी। और इसी के बारे में जो CR गोपालाचारी ने 1945 में ये अपना CR फार्मूला दिया था, जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस का समर्थन करेगी और जो अस्थाई सरकार बनी है उस सरकार में वो शामिल होगी। साथ ही जो है आज़ादी के बाद क्या होगा कि जो अभी बांग्लादेश का एरिया है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाएगा। उसके बाद जो है जैसा फैसला होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। और इस सिद्धांत को जो है CR फार्मूला सिद्धांत को जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा भी समर्थन दिया गया था। तो एक बेसिक फैक्ट यही है कि ये क्यों हो रहा था गतिरोध, तो वो देश के विभाजन को लेके हो रहा था, और वहाँ पे जो है CR राजगोपालाचारी ने 1945 में अपना ये फार्मूला दिया था। आपको ये भी बता दें कि CR राजगोपालाचारी को जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक जो है वो बिपिन चंद्र थे। आगे भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के रूप में किसे भेजा गया था? तो ILO का जो सम्मेलन हुआ था 1919 में, उसमें जो है वो गए थे NM जोशी। तो ये आप याद रखिए। अगर बात करें NM जोशी की, तो NM जोशी का जो पूरा नाम है वो है नारायण मल्हार जोशी। और इन्हें जो है वो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता बोला जाता है। ट्रेड यूनियन का जन्मदाता जो है इन्हें बोला जाता है। इन्हीं ने जो है वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। एटक जो जिसे बोला जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने किया था? तो NM जोशी ने किया था। आगे ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? सिंपल ये पूछा जा रहा है कि विभाग और विभागीय पद्धति की शुरुआत जो है वो वायसराय के द्वारा किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये देखिए, ये जो है किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, और एक शब्द यूज होता है पोर्टफोलियो सिस्टम, कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है
वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तो शुरू किया गया था कैनिंग के द्वारा, कैनिंग के द्वारा ये शुरू किया गया था और बाद में उसी को जो है वो स्थापित किया जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। आगे पूछा जा रहा है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो ये जो है आपका रिलेटेड है आपका सबने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में, जब नमक सत्याग्रह हो रहा था तो वहाँ पे धरसना साल्ट में जो है जो वर्कर्स के द्वारा सत्याग्रह किया गया था, तो वहाँ पे एक विदेशी पत्रकार थे बेब मिलर, उन्होंने जो है इसकी रिपोर्टिंग की थी और ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। धरसना साल्ट सत्याग्रह में जो है वो सरोजिनी नायडू का भी नाम आता है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जो अमृतसर नामक जगह है वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? तो वो 24 अगस्त 1946 को जो है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और इसी के बाद जो है वो आपका सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके मुख्य अध्यक्ष बनते हैं और वो अपने 11 सहयोगियों के साथ जो है इसमें शामिल होते हैं। बाद में मुस्लिम लीग भी जो है इसमें शामिल होती है। आगे जो पॉलिटिक का प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद उस न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा उससे रिट जारी करने का अधिकार है? तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है उस मौलिक अधिकार के तहत के हनन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। आगे है महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है और वर्तमान में महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो वो रेखा शर्मा हैं, रेखा शर्मा। आगे है जुगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? तो ये असम की राजकीय मछली है, ये याद रखिएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो संसद में अधिनियम लाके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या को बढ़ाई जा सकती है। देखिए, हो सकता है अभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजी लग रहा होगा, लेकिन जब इसी को ऑप्शन के फॉर्म में बना के दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उस तरीके से जब एमसीक्यू फॉर्मेट बना के दिया जाता है तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप जो है मतलब इसे वन लाइनर को भी अच्छे से याद रखोगे तो आप काफ़ी आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कि न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ाता है? तो संसद में अधिनियम के लाकर जो है इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है और अभी जो टोटल संख्या कितनी है? तो वो 34 है। ये कितना है? अभी 34 हो गया और ये जो 34 है उसमें जो है आपका मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित है। प्रारंभ में जो है मुख्य न्यायाधीशों की मतलब टोटल जो न्यायाधीश की संख्या थी वो 8 थी, 7 + 1। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी और एसटी अर्थात अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत ये जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आप याद रखिएगा। आगे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है वो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है हाईकोर्ट ने निचली अदालत को अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र से अधिक होने रोकने के लिए एक रिट जारी करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निषेधाज्ञा कहा जाता है। सिंपल ये है कि हाईकोर्ट के द्वारा जो लोअर कोर्ट है उसे बोला जाता है कि ये कार्य जो है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और ऐसा करके जो है वो रिट जारी करके उसे रोका जाता है। तो उसी रिट के बारे में पूछा जा रहा है कि उस रिट को क्या कहा जाता है? तो उसे निषेधाज्ञा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान
पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को जो ये हस्ताक्षर किया गया था। और पूरी तरीके से जो है ये अगर बोला जाए कब लागू हुआ, तो ये जो है आपका 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 से। आगे पूछा जा रहा है भारतीय वन सेवा अर्थात IFS कब बनाई गई थी? तो ये 1966 में जो है ये बनाई गई थी। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत के द्वारा जो है वो वित्तीय आपातकाल को लागू किया जाता है। और उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 360। आपको मालूम होगा 352, 356 और 360 ये 3 जो है आपातकाल से रिलेटेड है। जो 352 होता है वो आपका जो है उसे बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात नेशनल इमरजेंसी। उसमें क्या है कि अगर कोई भी बाहरी देश आक्रमण करते या फिर देश में ही जो है वो सशस्त्र अगर विद्रोह हो जाए तो उसे टाइम जो है वो नेशनल इमरजेंसी लागू होता है। वहीं आर्टिकल 356 जो है उसमें क्या होता है कि अगर किसी राज्य में व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं चलता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है। और 360 आपका जो है वो हो गया वित्तीय आपातकाल। अब देखते हैं हम लोग भारत एवं विश्व का भूगोल। पहला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। मतलब ये कि अगर पृथ्वी के सतह के नीचे अगर यहाँ भूकंप उत्पन्न हो रहा है और सतह के ऊपर जहाँ पे पहली बार भूकंप पता चलता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका अधिकेंद्र। अधिकेंद्र एपी सेंटर। आगे महाद्वीपों में किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? तो सर्वाधिक देशों की संख्या जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो USA में अर्थात नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, वो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, तो पहले जो है जिम्बाब्वे को जाना जाता था दक्षिण रोडेशिया के नाम से। याद रखिएगा जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम हो गया वो हो गया दक्षिणी रोडेशिया। कौन सा झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये विक्टोरिया झील है जो कि तंजानिया और युगांडा के बीच जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और यहीं से जो आपका नील नदी जो है वो निकलती है। नील नदी निकलती है। आगे है अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ता है? तो सिंधु नदी जो है वो पूछा जा रहा है वो किस नदी से जुड़ रहा है? तो वो काबुल नदी से जुड़ता है। और फिर अंत में ये जो है अरब सागर में जाके मिल जाती है। अरब सागर में। आगे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष का टाइम जो है वो जो है सूर्य को लगता है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जो है उसके परिक्रमा करने में। आपको मालूम होगा कि हमारी जो आकाशगंगा का सबसे नियरेस्ट है वो आपका मिल्की वे है। तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? तो ब्लैक होल एक ऐसा माना जाता है जहाँ पे तारा और ग्रह जो है वो समाप्त होते हैं। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति का संबंध जो है वो झारखंड से है। इसके अलावा संथाल हो गया, संथाल, कोल, मुंडा, भूमिज, ये सारी जनजातियां जो है वो झारखंड में पाई जाती है। और सबसे बड़ी अगर जनजाति पूछा जाए तो झारखंड में संथाल जनजाति ही है। आगे हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है अपक्षरण या अपक्षय कहा जाता है। अगर हवा, पानी और जलवायु के द्वारा चट्टानें जो है टूटती है तो। आगे जो पोर्शन टॉपिक है वो पर्यावरण और जैव विविधता से रिलेटेड है। देखते हैं पहले प्रश्न को। पूछा कि ये गया कि किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेप अर्थात UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? तो आपको मालूम है MS स्वामीनाथन, इन्हें जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपको ये भी मालूम होगा कि जो MS स्वामीनाथन है इन्हें जो है भारत में हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है। हरित क्रांति का जनक। और इन्हें जो है 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा कि UNEP के द्वारा जो है इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। आगे जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये काफ़ी पूछा जाता है। याद रखिएगा गुजरात में जो है वो जंगली गधों का अभ्यारण्य है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली सतह है जहाँ की सारी मौसमी घटनाएँ घटित होती है।
आगे पूछा जा रहा है विश्व मौसम संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WMO, तो इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में स्थित है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन की सांद्रता, और ओजोन के कारण ही जो अल्ट्रावायलेट रे है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता, और जो है ये पृथ्वी की रक्षा करता है। आगे है जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो अमेजॉन जो वर्षा वन है उससे पृथ्वी ग्रह का जो है फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक अगर वन देखा जाए, पेड़ देखा जाए, तो वो अमेजॉन के जंगलों में पाए जाते हैं, और उसके कारण जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो यहाँ दी जाती है। और फेफड़ों का काम भी यही होता है कि वो जो ऑक्सीजन को प्यूरीफाई करे, इसीलिए अमेजॉन फॉरेस्ट को जो है पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। आगे भारत में मैंग्रोव अर्थात ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। तो कच्छ के रण के क्षेत्र में जो है वो मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति की खासियत ये है कि ये जो खारा पानी होता है वहाँ पे जो है आराम से ये सर्वाइव कर जाता है। आगे किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो 1985 में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में लागू किया गया था। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है वो मेनली जो है सिगरेट के धुएं में प्रदूषक होते हैं। तो याद रखिएगा CO और बेंजीन। आगे अगला जो टॉपिक है वो आपका इकोनॉमिक्स है, उससे पूछा गया है प्रश्न। देखते हैं पहले प्रश्न को। पूछा गया है NPA अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या गैर निष्पादन संपत्ति से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो ये जो सुनील मेहता समिति है उसने जो NPA से निपटने के लिए अपना रिपोर्ट जो है वो वित्त मंत्रालय को सौंपा था। भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु युक्त किया जाता है। तो नेट नेशनल इनकम जो है उसे जो है प्रति व्यक्ति आय के रूप में माना जाता है। क्या नेट नेशनल इनकम। और आखिर ये नेट नेशनल इनकम होता क्या है। तो जब GNI अर्थात ग्रॉस नेशनल इनकम में से मूल्यह्रास को अर्थात डेप्रिसिएशन को घटा लिया जाता है तब हमारा आता है मूल्यह्रास, ये NNI अर्थात नेट नेशनल इनकम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नॉरड अर्थात महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया। तो स्वावलंबन कार्यक्रम को जो है 1982-1983 में शुरू किया गया था। अगला है किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अर्थव्यवस्था पे में जो है निवेश व्यय को बढ़ावा मिलता है इससे। देखो ब्याज दर घट रहा है मतलब क्या, ब्याज रेट घटने पे क्या होगा कि लोग जो है वो बैंक से सस्ते रेट पे क्या होगा कि वो लोन ले सकते हैं, और जब वो लोन लेंगे तो वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय जो है उसमें बढ़ावा मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो वहीं बोला जा रहा है कि यदि हम लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को अगर हम कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होगी। आगे पूछा जा रहा है कि उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जा रहा है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। आइए इसका मतलब समझते हैं। बोला ये जा रहा है कि हमारा जो सेविंग है वो हाई है, सेविंग क्या है ज़्यादा है, ठीक है, उसके बावजूद क्या है जो कैपिटल हमें होना चाहिए, मतलब जो हमारा पूंजी होना चाहिए उसमें वृद्धि नहीं हो रहा। ठीक है, देखते हैं इसके। हाँ, ये बोला जा रहा है कि हमारा जो सेविंग है वो तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो कैपिटल होना चाहिए उत्पादन वृद्धि में वो जो है ज़्यादा नहीं हो रहा है। उसका क्या कारण है। तो एक टर्म होता है COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो वो बोल रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो उच्च होने के कारण जो है ये हमें दिखाई नहीं देता। एक्चुअल में क्या है कि COR जो है वो आपका GDP में जो है, एक मिनट, GDP
में कितना परसेंट की वृद्धि होगा उसको डिफाइन करने का काम करता है। जितना ज़्यादा जो है आपका कैपिटल इसमें इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा जो है ये जीडीपी का बढ़ने की चांसेज होंगे। तो इसी को बोला जा रहा है पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, तो सेविंग ज़्यादा होने के बावजूद क्या है कि कैपिटल का निर्माण जो है वो उस अनुपात में नहीं हो रहा है। तो आप सिंपल याद रखो कि उच्च बचत वाले में क्या है कि वहाँ उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात ज़्यादा होता है, जिसके कारण मतलब COR जो है वो हाई होता है, COR ज़्यादा होता है। आगे जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश तो ये जो है आपका 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है उसे डिनोट करने का काम करता है। अगला प्रश्न है LBS एक वित्तीय समावेशन है। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिक्षेपण में LBS का क्या अर्थ है? तो LBS का मतलब होता है लीडिंग बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना। लीडिंग बैंकिंग स्कीम जो है इसका नाम होता है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो कहाँ खर्च करती है? तो वो खर्च करती है ब्याज अदायगी में। आगे जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक अर्थात फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जो है वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो विकसित किया गया था। आगे विश्व का ऐसा पहला देश कौन है जिसने आभासी मुद्रा अर्थात क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर मनी घोषित कर दिया गया है। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि आप जो है इससे कोई भी सामान खरीद सकते हैं और इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं होगा। तो सेल्वाडोर जो है वो पहला ऐसा देश बना था जिसने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर घोषित किया था। अगला जो प्रश्न है वो टॉपिक है वो आपका साइंस एंड टेक से है, तो उसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो डेसिबल में जो है इसे मापा जाता है, डेसिबल। फूलों के अध्ययन को क्या करते हैं? तो फूलों के अध्ययन को जो है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। चूहे मारने की दवा क्या होता है? तो जिंक फॉस्फेट जो है वो चूहा मारने की दवा होता है। आगे पूछा जा रहा है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। देखो मायोपिया होता है कि जब आप नज़दीक की वस्तु को जो है वो क्लियरली देख पा रहे हो लेकिन जो दूर की वस्तु है उसे आप नहीं देख पाते, तो उसे बोला जाता है मायोपिया। साइंस में क्या है कि आपको जो है हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो मायोपिया होता है वो आपका होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब देखो जो नाम है ना उसमें कोई इसी में छिपा हुआ है। जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या है कि वस्तु जो व्यक्ति है वो नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। और इसके निवारण के लिए क्या है कि अवतल लेंस का यूज होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं एक और होता है हाइपरमायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। तो उसमें क्या है हाइपरमेट्रोपिया में कि उसमें आपको उसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष में क्या है कि दूर की वस्तु जो है वो नज़र आती है, नज़दीक की नहीं आती है, और उसमें जो यूज होता है वो होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है कुनैन या सिंकोना जो पादप है उसके किस भाग में प्राकृतिक रूप से कुनैन जो है सिंकोना पादप के किस भाग में पाया जाता है? तो वो छाल में पाया जाता है। और ये कुनैन का यूज जो है वो मलेरिया रोग के निवारण के लिए किया जाता है, मलेरिया रोग के निवारण के लिए किया जाता है। आगे बायोलॉजिकल रिफ्रेंसिंग एक आधुनिक सेल तकनीक है, किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो ये घुटने के जोड़ों के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। आगे कांसा जो मिश्र धातु या एलॉय है वो किसका बना होता है? तो तांबा और टीना का बना होता है। आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं काटता, इसका मतलब क्या है कि का से जो है आपका कांसा हो गया, ट से टीन हो गया और ता से तांबा हो गया। तो यहाँ से आपको कभी गलत नहीं होगा, काटता मतलब कांसा जो बना हुआ है आपका टीन और तांबा से। वहीं एक होता है पीतल के लिए, पीतल पूछा जाता है कि वो किससे बना हुआ है। पीतल जो बना होता है वो आपका बना होता है, इसके लिए हम लोग याद रख सकते हैं पिताजी। ठीक है, पिताजी से क्या होगा, पी से तो आपका पीतल हो गया, ता से जो है आपका तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और जी से जो है आपका जिंक हो जाएगा, अर्थात कॉपर और जिंक से जो है आपका पीतल बना होता है।
अगला प्रश्न है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये विकिरणों के घटकों को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। आगे, कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो ये जो है फॉस्फोरेंस या बायोल्यूमिनिस इसे बोला जाता है, जिसमें जो है जो जीव जंतु हैं, ये समुद्री कीट हैं, वो क्या करते हैं, अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आगे पूछा जा रहा है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो सिंपल ये बोल रहा है कि रिमोट जो हम लोग यूज़ करते हैं, उस रिमोट में किसका यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो उसमें जो है आपका इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो आपका खेल कूद से है। पूछा ये जा रहा है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1930 में जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, और यह जो आयोजन है कनाडा में जो है वो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था 1930 में। और अगर पूछा जाए भारत ने कब किया, तो 2010 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया था। आगे कि 2010 में 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण था? तो ये जो है 32वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? तो मेरी लीला रोज जो है वो पहली महिला थी जो ओलंपिक में भारत की ओर से भाग ली थी। इन्होंने जो है वो 1956 का जो ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये जो मेरी लीला रोज जो है वो 100 मीटर की स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया था। वहीं बता दें कि जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने जो है, आपको पूछा जा सकता है कितने मेडल जीते, तो इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 4 जो है ब्रॉन्ज जीता था। आपको मालूम होगा जो गोल्ड जीता है वो आपका जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। आगे है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, और ये फेमस नहीं है, इसलिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आगे पूछा जा रहा है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में जो है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुआ था। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? तो ये 1877 में हुआ था। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं दोनों में कौन ज़्यादा पुराना है। विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है वो पहले शुरू हुआ था 1877 में। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल जो है वो भारत की पहली महिला क्रिकेट एम्पायर बनी है। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह जो है वो किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू जो है उन्हें जो है भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये जो है 24 फीट होती है, अर्थात 24.66 फीट होता है, अर्थात 7.32 मीटर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। और ये किनके याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद, उनके जन्मदिन के अवसर पे जो है ये मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। कब? 29 अगस्त को। आगे जो पूछा क्वेश्चन है वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पूछा ये जा रहा है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्र में जो है वो चावल की खेती आराम से की जाती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जो है वो माना जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान में रखना, जो आपका गेहूं है, गेहूं जो है ये आपका रबी फसल है, जबकि चावल जो है ये आपका खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली है? तो ये जो है चावल की पैदावार करने वाली एक किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म है किसका? तो गेहूं का ये एक किस्म है। UP 360 एक प्रजाति है गेहूं की। तो कल्याण सोना और UP 360 ये दोनों जो है वो आपका चावल की हैं। वहीं IR20 ये मतलब कल्याण सोना और UP 360 ये दोनों गेहूं का हो गया, जबकि IR20 जो है वो चावल का है। इसके अलावा रत्ना ये भी जो है धान की किस्म है। पूछा जा रहा है, एंजोला किसके लिए
मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। तो ये एंजोला जो है वो चावल के खेत में जो है मृदा और उर्वरता को बढ़ावा देता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जो है अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी? तो ये मक्का का जो है वो जीएम फसल है, जिनमें जीएम फसल इसे बोला जाता है। जीएम का मतलब होता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो अर्थात है अनुवांशिक परिवर्तित फसल। कौन है? मक्का का। तो ये शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 है। आगे, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो चाय की फसल की खेती जो है हो सकती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखी जाए। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी का अकेले उत्पादन करता है? तो ये जो कर्नाटक है और ये कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। अगला जो प्रश्न है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन्स द्वारा भेज सकता है? तो उसे जो है मॉडम कहते हैं, मॉडम। ठीक है, मॉडम जो है वो बोला जाता है जो कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है। आगे पूछा जा रहा है www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? तो वो जो है HTTP का इस्तेमाल करता है, अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे, ODBC का पूरा नाम क्या है? तो ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी जो है वो ODBC का पूरा नाम है। आगे पूछा जा रहा है TFTP का पूरा नाम क्या है? TFTP का पूरा नाम जो है वो ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कैश मेमोरी जो है वो संदर्भ का क्षेत्र जो सिद्धांत है उसके ऊपर कार्य करती है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो एक टर्म है, मतलब संदर्भ का क्षेत्र मतलब क्या? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसी सिद्धांत के ऊपर जो है ये कैश मेमोरी काम करती है। एक्चुअली कैश मेमोरी होता क्या है? तो ये जो सबसे तीव्र गति का एक मेमोरी होता है, और एक्चुअली आप कोई भी जो कट कॉपी करते हो तो वो जो थोड़ी देर के लिए स्टोरेज देता है वो कौन देता है? वो कैश मेमोरी में ही स्टोरेज होता है। और जो सिद्धांत कार्य करता है वो होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, अर्थात संदर्भ का क्षेत्र सिद्धांत। आगे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? तो वो जो है एक सहायक मेमोरी का उदाहरण है, अर्थात सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। अगला है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक मल्टी यूज़र सिस्टम है या फिर मल्टीटास्किंग सिस्टम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डेटा का साइज कम हो तो डेटा स्थानांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका कौन सा है? तो वो जो है पैकेट स्विचिंग होता है। पैकेट स्विचिंग के तहत जो है वो कम समय में डेटा को जो है वो भेजा जाता है। एमएस वर्ड के पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं? तो शॉर्टकट की होता है Ctrl+E, जिसके द्वारा जो है हम लोग सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। आगे पूछा जा रहा है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+Shift+F का प्रयोग किया जाता है। आगे पूछा गया है चापचर कूट या मीम कूट या पावल कूट आदि त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है मिजोरम में मनाया जाने वाला त्यौहार है चापचर कूट, मीम कूट, पावल कूट। इसमें चापचर कूट जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? तो थिलाना जो है वो भरतनाट्यम का एक रूप है। भारत किस राज्य में मोरसू महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में जो है वो मोरसू महोत्सव मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो भरतनाट्यम है वो भरतनाट्यम का संबंध जो है वो तमिलनाडु से है, तमिलनाडु का ये डांस है। और भरतनाट्यम जो है वो 8 क्लासिकल जो डांसेज है उसमें ये आता है भरतनाट्यम। आगे किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो ये जो है ओट्टा मथुल्ला एक नृत्य है केरल का, उसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों का कथकली कहा था और ये 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियर ने स्थापित किया था। पूछा जा रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है।
अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वहाँ पे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आगे है गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है, तो सरोजिनी नायडू जो है वो गोल्डन थ्रेशहोल्ड कविता की रचनाकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, तो साहित्य के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। गोसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का है, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है वो गोसाई दत्त के नाम से भी जाना जाता था। आगे थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन है बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश से है, तो बाउल परंपरा जो है बाउल परंपरा ये आपका रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो ये जो टोटल 130 प्रश्न इसमें थे, अर्थात हम लोगों ने दो चीज़ों को देख लिया, एक तो आपका स्मरणीय तथ्य और दूसरा जो है सार संग्रह, इन दोनों को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे जो है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपने इसका जो अगस्त महीने का जो पीडी आपने नहीं देखा है करंट अफेयर्स का, जो मेन करंट अफेयर्स है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और ऐसे इसके प्लेलिस्ट में भी आप इसे जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।